डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो कंसंट्रेशन अपने को पढ़ना है दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है कि 1 लीटर आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट का कितना मोल डिजॉल्व है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। मीन्स मोलैरिटी क्या हुआ, इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो कंसंट्रेशन अपने को पढ़ना है मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution, that is known as molarity। ठीक है, अब इसको अगर मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मैंने क्या लिखा है, मोल ऑफ सॉल्यूट। यहां से क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये मोलैरिटी निकालने का अपने पास फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। अब यहां से मोलैरिटी क्या हुआ, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपको एक चीज पता है कि मोल आप निकालते कैसे, मोल कैसे निकालते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या होता है, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने मोल कॉन्सेप्ट में सीखा होगा। अब मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, इसमें इस फॉर्मूले को वैल्यू पुट अप कर दो, तो यहाँ से मोलैरिटी का जो फाइनल आपको मिल रहा है, ठीक है, मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट है तो इसको इसमें रखोगे तो ऊपर क्या हो गया, यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, ठीक है, ये मोलर मास कहाँ आ जाएगा नीचे, तो इसको हम एम का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लीटर में लेना होगा। क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ क्या दिया जाता है, एमएल में दिया रहता है, तो आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ पॉइंट है, क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले मैंने पहले ही बताया था कि कंसंट्रेशन के जितने भी टर्म हैं जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है तो वो क्या होते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। ठीक है, तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में क्या है, वॉल्यूम मतलब ये एक ऐसा कंसंट्रेशन है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम आया है, इसका मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। इसको लिख लेते हैं, इट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, यूनिट क्या होगी, देखिए मोल पर लीटर। ठीक है, मोल एक कुल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और इसी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब इसके अलावा कुछ पॉइंट और जानते हैं, जैसे कहीं लिखा हो 1 कैपिटल एम, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं 1 मोलर। इसका मतलब क्या होता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह से कहीं लिखा हो 0.5 कैपिटल है, तो इसका मतलब यही हुआ m बाई कितना, m बाई यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी m बाई 2। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, सेमी मोलर। सेमी मतलब हाफ, सेमी मोलर। और इसका मतलब यही होगा कि
0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, ठीक है, 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से कुछ और पॉइंट जैसे 0.1 कैपिटल एम लिखा, तो ये मतलब वैल्यू क्या हुआ, एम बाई कितना हो जाएगा 10। इसको पढ़ते हैं क्या, डेसी मोलर, ठीक है, डेसी मोलर मतलब 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से कुछ और टर्म है, जैसे कहीं लिखा हो 0.01 कैपिटल एम, इसका मतलब ये हुआ एम बाई क्या 100, 1 में 100 का डिवाइड करोगे तो 0.01 आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको पढ़ते हैं हम क्या, इसको पढ़ते हैं सेमी मोलर। सिमिलरली अगर यहाँ से 0.001 कैपिटल एम हो, जिसका मतलब होता है एम बाई कितना 1000, और इसको पढ़ते हैं मिली मोलर, ठीक है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन टाइट्रेशन वाले जितने भी मोस्ट ऑफ होते हैं वो ऐसे ही टर्म में मेजर किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए एम बाई 2 क्या होता है, एम बाई 10 क्या होता है, एम बाई 100 क्या होता है और एम बाई 1000 क्या होता है, और इसको पढ़ते क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया मोलैरिटी, मोलैरिटी के फॉर्मूला, मोलैरिटी होती क्या है, ये भी एक पॉइंट ही है, ठीक है, जो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मोलैरिटी पे, कि मोलैरिटी के प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करते हैं। आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेना है, एमएल में दिया होगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। मैंने मोल कॉन्सेप्ट के कन्वर्जन बताया था वॉल्यूम का, कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 ml, और यही होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यही होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, यही होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, यही होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। ये कन्वर्जन मैंने आप लोग को मोल कॉन्सेप्ट में बताया था, ठीक है। तो ये कन्वर्जन भी बहुत काम की चीज होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसके मोलैरिटी के। तो क्वेश्चन मोलैरिटी के हम बेस्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज अपने पास कोई एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक बीकर है, ठीक है, इसमें हमने कुछ रखा है और इसका जो वॉल्यूम है वो दिया है कितना 500 ml, और इसमें 80 ग्राम कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा NaOH को बोलते हैं, कॉमन नेम है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो बताइए इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, ठीक है। अब मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करना है। अब मोलैरिटी के फॉर्मूला जो था क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही था फॉर्मूला, ठीक है। अब बस फॉर्मूला आपको पता है, इसमें वैल्यू पुट अप कर दो, तो यहाँ से मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको कितना दिया है 80 ग्राम दिया है, ठीक है, यहाँ से 80 ग्राम, तो यहाँ क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट 80 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब कॉस्टिक सोडा का मोलर मास कितना होता है 40 ग्राम पर मोल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये आपको ध्यान दीजिए एमएल में दिया है, इसको आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ से 0.5 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 कैपिटल N। क्लियर है, मोलैरिटी का फॉर्मूले का सिंपल सा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। बट आपके जो कंपटीशन में आते हैं जेईई नीट में आपके सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, उसको मिक्स करके पूछता है, जैसे मोलैरिटी दिया हो आपसे मोलैरिटी पूछ लेता है। तो इस तरह से कन्वर्जन के जो फॉर्मूले हैं आपस में इंटर रिलेशन है, वो भी हम लास्ट में आपको 5-6 फॉर्मूले का ट्रिक दूंगा, इस तरह से डायरेक्ट आप कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंसंट्रेशन अपने पढ़ लिया मोलैरिटी, ठीक है, फर्स्ट हमने मोलैरिटी पढ़ लिया। नेक्स्ट हम जो कंसंट्रेशन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है कि मोलैरिटी में हमने क्या लिया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिया था, और मोलैरिटी में हम क्या लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेंगे, ठीक है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पे हमने वॉल्यूम लिया था मोलैरिटी केस में, और मोलैरिटी केस में हम क्या लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा सेकेंड हमें क्या पढ़ना है मोलैरिटी। मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं,
ये क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज ध्यान रखिए, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ पर 1 kg ऑफ सोल्यूशन नहीं, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी निकालने का अगर मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बच्चों मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये आपका मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज आपको पता है, मोल का फॉर्मूला, मोल का फॉर्मूला आपको पता है क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूले में पुट अप कर दो, जैसे हमने मोलैरिटी केस में किया था। तो यहाँ से मोलैरिटी का जो फॉर्मूला बन रहा है मोलैरिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर पुट अप करोगे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, जैसे हमने मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिया था, मोलैरिटी के केस में आपको मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी आप बताइए ये क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड होगा या फिर इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर दोनों ही, यहाँ पर जो टर्म यूज है मास मोल ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ से इसको देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ मोलर मास और मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सब क्या है, केजी में है। ठीक है, मतलब वेट है, मास है, और आपको मास जो होता है वो टेम्परेचर पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो मोलैरिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन है जो टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। ठीक है, इट इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑन टेम्परेचर, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, और इसी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोलैरिटी, जैसे मान लीजिए मोलैरिटी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, मोलैरिटी है अपने पास तो मोलैरिटी की जरूरत क्यों पड़ी। अब मोलैरिटी जो होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए किसी सॉल्यूशन का हमें, ठीक है, एकदम परफेक्ट आपको उसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप वहां से मोलैरिटी के कंपेयर में मोलैरिटी से कम कैलकुलेट करना ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी जो होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, वेरी नहीं करता है। तो सोल्यूशन का एग्जैक्ट कंसंट्रेशन आपको निकल के आता है भाई मोलैरिटी से। ठीक है, तो मोलैरिटी से इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि मोलैरिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। इसलिए बेस्ट कंसंट्रेशन जो है किसी भी सोल्यूशन का आपको निकालना हो दैट इज मोलैरिटी से। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोलैरिटी का टर्म। अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं, आपके पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, एक सोल्यूशन हमने ले लिया, इसका मान लीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट सपोज दे दिया हो 800 ग्राम। ठीक है, और इसमें जो सॉल्यूट दिया हो बोल दे चलो 40 ग्राम ऑफ NaOH इसमें डिजोल्व है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर ले लिया कि मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 800 ग्राम है, और सॉल्यूट का मास कितना है, 40 ग्राम और NaOH है। तो बताइए इसकी मोलैरिटी कितनी होगी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम। यहाँ से क्या आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अभी हमने देखा था मोलर मास NaOH कितना आता है, 40। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 40 इंटू, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट क्या दिया है, ग्राम में दिया है, और आपको क्या चाहिए, केजी में चाहिए। तो यहाँ से या तो इस तरह से कर लो, 1000 से यहाँ पे डिवाइड, ये क्या हो जाएगा आपका केजी में। ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे बच्चों, तो यहाँ से 1000 ऊपर चला जाएगा
और ये यहाँ से कैंसिल आउट, ये यहाँ से कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10/8, और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से 5, यहाँ से 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है, 1.2 स्मॉल m, ठीक है, 1.2 क्या आ जाएगा मोलर आ जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए मैंने उसमें बताया था कि कहीं पर 1 स्मॉल m दिया, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसी तरह से कहीं लिखा हो कि 0.5 स्मॉल m, तो इसका मतलब 0.5, इसको क्या पढ़ेंगे मोलर, और इसका मतलब है 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये सेकंड कंसंट्रेशन है मोलरिटी, जो कि टेम्परेचर पे क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है, क्लियर है। तो ये अपने सेकंड कंसंट्रेशन हमने पढ़ लिया मोलरिटी पढ़ लिया, मोलरिटी पढ़ लिया। थर्ड जो कंसंट्रेशन पढ़ना है दैट इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो थर्ड जो टर्म है दैट इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू टोटल moles of all components in a solution, ठीक है। कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल कैलकुलेट करना होता है उसका मोल डिवाइड बाय क्या होता है, उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उनके टोटल मोल का सम होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अपने पास, ठीक है, एक सपोज अपने पास कोई एक सॉल्यूशन है और इसमें मान लीजिए सपोज बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हैं, एक क्या हो सॉल्यूट और एक क्या हो सॉल्वेंट, ठीक है। मान लीजिए सपोज सॉल्यूट को मैंने ए से डिनोट कर दिया और इसका मोल क्या मान लिया n, ठीक है। और इसमें जो सॉल्वेंट है अपना B, इसका मोल सपोज Mb मान लिया, ठीक है। हमारे पास एक सॉल्यूशन था जिसमें दो कंपोनेंट थे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट ए को मैंने ए रिप्रेजेंट कर दिया, सॉल्वेंट बी को मैंने बी से। सॉल्यूट ए का जो मोल है Na, ठीक है, मोल n से रिप्रेजेंट किया है, ए मतलब ए कंपोनेंट का, और बी सॉल्वेंट का मोल है। अब मान लीजिए हमें मोल निकालना है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अगर हमें x a का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का क्या सिंबल है x और उसको a कर दिया, तो क्या होगा, हमें जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल मोल। तो ये हो गया एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। टोटल मोल क्या होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मोल Na प्लस Nb। इसी तरह से अगर B कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो B कंपोनेंट का मोल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल मोल, क्लियर है, ठीक है। तो जिस भी यहाँ पर देखिए इट इज रेशियो ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, ए का, तो ए का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। बी का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो बी का मोल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल मोल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ पॉइंट नोट करना है। सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, जैसे मान लीजिए सपोज इसके फॉर्मूले में आपको कहीं भी वॉल्यूम नहीं आया, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन जो होता है वो टेम्परेचर पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑन
टेम्परेचर, पहली बात। दूसरा जो टर्म होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन एक ऐसा कंसंट्रेशन है जो जिसकी क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो होता है यूनिट लेस क्वांटिटी। कभी कभी क्वेश्चन छोटे मोटे थ्योरेटिकल पार्ट में पूछ लेते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन है जो जिसकी यूनिट नहीं है। तो यहाँ पर मोलैरिटी आपने पढ़ लिया, उसकी यूनिट थी। मोलैरिटी आपने पढ़ लिया, उसकी यूनिट है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सोल्यूशन है, उसमें 2 कंपोनेंट हो या 3 कंपोनेंट हो या 4 कंपोनेंट हो या फिर n कंपोनेंट्स हो, सभी के मोल फ्रैक्शन का सम करोगे तो ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए इसी में हमने सिर्फ 2 ही कंपोनेंट लिया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो यहाँ से दोनों का जो सम करोगे बच्चों x एक, तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। मान लीजिए एक से ज्यादा कंपोनेंट हो, ठीक है। सिमिलरली अगर एक से ज्यादा मान लीजिए सपोज n कंपोनेंट है, तो यहाँ से x a प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, और इसी तरह से मान लीजिए n कंपोनेंट x n, तो उनका भी सम क्या आएगा बच्चों, हमेशा 1 आएगा, यूनिटी होगी, 1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यूनिट लेस कंसंट्रेशन है और मोल फ्रैक्शन का सम ऑल कंपोनेंट्स का उस सॉल्यूशन में ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो इससे एक पॉइंट से हमें एक फायदा मिलता है। जैसे मान लीजिए सिर्फ 2 कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, एक का मोल फ्रैक्शन आपने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, और अगर दूसरे का आपको निकालना है तो चाहे इस फॉर्मूले से कर लो या फिर दूसरे का जो निकालना है, या फिर क्या कर दो, क्योंकि आपको टोटल सम आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी का 1 होता है। तो अगर आपने x का कैलकुलेट कर लिया है तो एक्स बी का यहाँ से क्या करो, 1 माइनस एक्स से कर लो, इससे निकाल लो, चाहे तो आप यहाँ से निकाल लो चाहे आप इससे निकाल लो, तो आपका टाइम कैलकुलेशन से बच जाएगा। 1 में से आपको मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट का बस माइनस करना होगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए सपोज अपने पास एक बीकर है, ठीक है, और इसमें 2 कंपोनेंट है, एक मान लीजिए इथेनॉल है, ठीक है, और एक यहाँ पर वाटर है। इथेनॉल सॉल्यूट एंड वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। सपोज इसका जो मोल है वो दे रखा है, मान लीजिए 2.5 मोल, ठीक है, और इसका मोल आपको दे रखा है कितना, इसका सपोज मान लीजिए 2.5 मोल दे रखा है। तो अगर आपको दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, जैसे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन अगर हमें इथेनॉल का निकालना हो, तो जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना होता है उसका मोल, तो इसका मोल कितना है 2.5 डिवाइड बाई टोटल मोल, मतलब दोनों के मोल का सम 2.5 प्लस 2.5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 2.5 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ से 0.5, ये आंसर हो जाएगा 0.5। अब मान लीजिए हमें एक इसका वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, या तो आप फॉर्मूले से करो, तो जो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वाटर का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल 2.5 प्लस 2.5, तो यहाँ से भी आपका वही आएगा 0.5, बट आप इससे या निकालो, या फिर आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन इथेनॉल इक्वल टू 1, तो आपने इससे इसका निकाल लिया है। तो अगर आपको यहाँ से वाटर का निकालना हो तो 1 माइनस 0.5 कर दो बच्चों, वही आंसर आएगा 0.5। तो यहाँ से करना फायदा क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ से कैलकुलेशन से यहाँ से एक का निकाल लो, दूसरे का 1 में से माइनस कर दो, तो वहाँ से आपको सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है।
तो इस पे आप जो भी फॉर्मूले आप देख रहे हो उस पे आप क्वेश्चन जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक ये दिमाग में सेट नहीं होगा। फिजिकल केमिस्ट्री है तो फिजिकल केमिस्ट्री मतलब इसमें न्यूमेरिकल है, तो आपको न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिए हैं, दैट इज मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। जो फोर्थ हमारा जो कंसंट्रेशन है दैट इज नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होती है? इट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इन 1 लीटर या फिर पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसको नोट कर लेते हैं। क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ solute in 1 liter of solution, ठीक है। तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है आपको, इन लीटर है, ठीक है। अब देखिए, आपको ये चीज पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, यहां से बच्चों क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट जिसको EW से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला है। अब क्या करिए, इसको इसमें पुटअप कर दीजिए, ठीक है। जिस तरह से मोलैरिटी हमने किया था कि मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, और मोल के फॉर्मूले को फिर हमने मोलैरिटी में रखा था। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, इसको इसमें रख दो, तो फाइनली जो नॉर्मलिटी का आपको फॉर्मूला मिला, क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट को मैंने EW से रिप्रेजेंट किया है, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो ये हमें नॉर्मलिटी का फाइनल फॉर्मूला मिला, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब सबसे मेन चीज है इक्विवेलेंट वेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट है, जैसे इसके फॉर्मूले में आपको वॉल्यूम दिख रहा है, इसका मतलब नॉर्मलिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन है जो टेम्परेचर पे क्या होगा? डिपेंड होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं डिपेंड ऑन टेम्परेचर, पहली पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट, इसकी यूनिट जो होगा, यूनिट क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, ठीक है। ये इसका यूनिट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है, जैसे मैंने बोला था कि और कहीं 1 कैपिटल L लिखा हो तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? 1 नॉर्मल का मतलब है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से कहीं 0.5 कैपिटल L लिखा हो तो इसका मतलब N बाई क्या हो जाएगा? 2। इसको पढ़ेंगे हम क्या? सेमी नॉर्मल, ठीक है। इसी तरह से 0.1 और कहीं कैपिटल N लिखा हो इसका मतलब N/10, और इसको पढ़ेंगे हम क्या? डेसी नॉर्मल। इसी तरह से कहीं 0.01 लिखा हो तो मतलब N बाई क्या हो जाएगा? 100, और इसको क्या मिलेंगे? पढ़ेंगे सेंटी नॉर्मल, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वेट ऑफ सॉल्यूट आपको क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको क्लियर है, ठीक है। मोलैरिटी में भी आया था। सबसे मेन चीज है इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट में यहाँ पर एसिड बेस सॉल्ट
ठीक है, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो उसका मोलर मास अपॉन क्या होता है यहाँ पे बच्चों, वैलेंसी फैक्टर, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। ये तो हो गया इक्विवेलेंट वेट निकालने का। क्लियर है। अब यहाँ पर हम अलग अलग देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई एसिड है तो सबसे पहले फॉर एसिड अगर कोई है, इसका अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइड बाय एसिड के लिए हम क्या यूज करते हैं, बेसिसिटी। ठीक है, डिवाइड बाय उस एसिड की क्या हो जाएगी, बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयन, ये किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट के लिए हो गया। ठीक है, एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए HCl एसिड है, ठीक है, H2SO4 है, ठीक है। HCl का अगर आपके पास है इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो HCl का जो मॉलिक्यूलर मास होगा कितना होगा, 36.5 डिवाइड बाय इसमें इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, हाइड्रोजन है 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट ही 36.5 आ जाएगा। अगर H2SO4 है तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इस H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 98 डिवाइड बाई इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2H प्लस आयन है, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ से 49 इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा। ठीक है, कुछ और एसिड है जो ज़्यादातर यूज होते हैं जैसे H3PO4, ठीक है, यहाँ पर इसमें 3H प्लस आयन दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना तो इस एसिड का, फास्फोरिक एसिड का क्या मोलर मास और डिवाइड बाय यहाँ से क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें 3H प्लस आयन है और इसकी बेसिसिटी कितनी है 3 है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर ये जो H आयन हाइड्रोजन होते हैं वो H प्लस आयन रिलीज होते हैं, यहाँ पे पोलैरिटी होती है। बट अगर हम बात करें H3PO3 की, तो यहाँ से देखने से आपको 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, बट एक्चुअल में होते हैं क्या 2H प्लस आयन। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास इसका अपॉन डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 दिख रहा है तो 2 क्यों लिया, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर 2 ही आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से रिलेटेड यही H प्लस आयन रिलीज करता है। ये वाला हाइड्रोजन तो फास्फोरस से क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये H प्लस आयन रिलीज नहीं होता है ये, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होती है 2 होती है। इसको हम बोलते हैं फास्फोरस एसिड। इसी तरह से एक और है H3PO2, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 1, इसका जो H प्लस आयन रिलीज करता है एक ही रिलीज करता है, क्योंकि यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा फास्फोरस, यहाँ से 2 हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड और एक ही हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये तीनों आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो दिख रहा है हाइड्रोजन उस पर मत जाइएगा, इसको आप या तो याद कर लो, स्ट्रक्चर याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हो गया एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़। जो भी एसिड दिया हो क्वेश्चन में उसका मोलर मास अपॉन डिवाइड बाय उसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब एन फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग किसी बेस के लिए देख लेते हैं। अगर अपने पास कोई बेस हो तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर अपने पास कोई बेस है तो ये मान लीजिए एसिड के लिए फर्स्ट हो गया, तो बेस हम सेकेंड ले लेते हैं फॉर बेस के लिए। तो बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलर मास ऑफ बेस डिवाइड बाय बेस के लिए क्या होता है, एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस मतलब उस बेस में कितने OH आयन है, ये हो गया बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट। अब मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज लीजिए आपके पास कॉस्टिक सोडा है NaOH है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, इसका मोलर मास कितना है 40 डिवाइड बाई इसमें OH कितने हैं 1 है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा 40 आएगा। अगर आपके पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो इसका मोलर मास आप सम कर लोगे जो भी आएगा डिवाइड बाई OH कितने हैं 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा। अगर आपके पास कोई अदर है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, इसका
टोटल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 3। तो बेस में कोई दिक्कत नहीं आती, जितने OH हैं वही उसका क्या होता है एसिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप इजिली देख के फाइंड आउट कर सकते हैं कितना उसका n फैक्टर होगा, एसिडिटी होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आपके पास सॉल्ट है। ठीक है, तो सॉल्ट के केस में क्या करते हैं कि सॉल्ट में जितने पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर आपके पास थर्ड फॉर सॉल्ट के लिए, ठीक है, सॉल्ट के लिए क्या कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, तो मोलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय क्या कर दो, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सॉल्ट में आपको पता है कि सॉल्ट ऑलवेज क्या होता है न्यूट्रल होता है, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव होते हैं। तो या तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कर दो या तो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कर दो। ये किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कॉमन सॉल्ट है NaCl, इसका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना, इसका मोलर मास कितना आएगा, टोटल सम करोगे तो 58.5, और किसने पॉजिटिव चार्ज कितने हैं 1 है, इसका इक्विवेलेंट 58.5 आ जाएगा। अगर मान लीजिए MgCl2 है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो MgCl2 का मोलर मास डिवाइड बाय इसमें चार्ज कितने हैं पॉजिटिव 2 है। ठीक है, तो यहाँ से 2 इसका इक्विवेलेंट वेट। अगर मान लीजिए कोई Al2SO4 है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा Al2SO4 और ये थ्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास तो अपॉन क्या टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसमें ध्यान रखना होगा एक एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, कितने हैं यहाँ पर 2 हैं, तो कितने हो जाएंगे प्लस वाले कितने 6, यहाँ से डिवाइड बाय 6 करोगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक एल्युमिनियम पे +3 चार्ज 2 है तो कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो ये हो गया किसी सॉल्ट का। अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, कोई अगर आपके पास फोर्थ फॉर एलिमेंट कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, ठीक है, तो एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास डिवाइड बाय उसका क्या होता है वैलेंसी होता है। ठीक है, अब जैसे कोई वैलेंसी कैसे निकालते हो आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा, मैंने यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, अगर इसकी वैलेंसी की बात करो तो वैलेंसी 1 वैलेंस 1 2 3 4, इसका 3 इसका 2 इसका 1 इसका 0 होता है। ये चीज़ आप 9th 10th में पढ़े होंगे। क्लियर है, अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम एलिमेंट है, ठीक है, इसका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना 24 डिवाइड बाय मैग्नीशियम की वैलेंसी कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तो वैलेंसी की कितनी 2, तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट कितना 12 आ जाएगा। अगर आपके पास कैल्शियम है, कैल्शियम नहीं, अगर मान लीजिए सल्फर एलिमेंट है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना 32, सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं नॉन मेटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और ये सब क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मेटल होते हैं या नॉन मेटल। तो वैलेंसी कितना 2, यहाँ से कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट 16 हो जाएगा। एक लास्ट बचा हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई रेडॉक्स रिएक्शन है आपके पास, ठीक है, अगर कोई 5th फॉर रेडॉक्स रिएक्शन है, इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, जो भी सॉल्ट दिया होगा या फिर जो भी वहां पे कंपाउंड दिया होगा उसका मोलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, या तो इलेक्ट्रॉन जो इतना लूज किए वो कर दो या तो गेन कर दो। ठीक है, तो ये अभी नहीं जाएगा, जब आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में एसिड दिया होता है, बेस दिया होता है, सॉल्ट दिया होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इक्विवेलेंट वेट इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें दे दिया हो चलिए 80 ग्राम कॉस्टिक सोडा NaOH डिजॉल्व है, और इसका वॉल्यूम जो है इतना ml है, इस सोल्यूशन का
टोटल वॉल्यूम कितना 500 ml दे दिया, ठीक है। अब इसकी नॉर्मलिटी आपको निकालना है, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको 80 ग्राम दिया है यहाँ पर, अपॉन क्या था, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये ml में है, 1000 से डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब सारा खेल किसका है, इक्विवेलेंट वेट का। अब इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, इसका मोलर मास कितना 50 और नंबर ऑफ बेस है, इसका क्या हो जाएगा एसिडिटी। एसिडिटी कितना है 1 है, यहाँ से इक्विवेलेंट वेट कितना 40 आएगा, तो यहाँ से क्या कर दो आप 40 का डिवाइड कर दो, इसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। यहाँ से क्या 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 4 नॉर्मल फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो ये हो गया आपका नॉर्मलिटी। हमने 4 कंसंट्रेशन पढ़ लिए हैं, 2 ऐसे पढ़े जो टेम्परेचर पे डिपेंड है, दैट इज मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी, दोनों के फॉर्मूले में वॉल्यूम आया था। और 2 कंसंट्रेशन मोलैलिटी स्मॉल एम एंड मोल फ्रैक्शन जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आया था, वो टेम्परेचर पे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, आई होप आपको ये चारों कंसंट्रेशन जो टर्म है आज के वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके आप न्यूमेरिकल जितना सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि कंपटीशन में क्या होते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, वो मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कि जैसे नॉर्मलिटी दिया हो तो मोलैलिटी कैसे निकालते हैं डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के, डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हो, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम सारे कंसंट्रेशन पढ़ लेंगे तो वहाँ पर उसको क्लियर करेंगे। फॉर्मूले जो 6 फॉर्मूले उसको हम बताएंगे और उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके बच्चों।